आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। हम में से बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, हम में से बहुत से लोग व्यापार करते हैं और हम लोग ये भी सोचते हैं कि अपने जो बिजनेस है, जो व्यापार है, इसको कैसे और बढ़ाएं, कैसे और प्रॉफिट में लेके जाएं, कैसे और रेवेन्यू बढ़ाएं। और इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं बहुत चीजें करते हैं। हम अपने कस्टमर के से फीडबैक लेते हैं, हम अपने जो कस्टमर है उनको अच्छा डिस्काउंट देते हैं और भी कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक यूज करते हैं जिससे हमारा और कस्टमर का बिल्डअप अच्छा हो। और हम लोग बहुत तरह ये सोचते हैं कि हमारे जो कस्टमर है वो कहीं ना जाए, हमारे पास आए, ये अच्छा है। कंपटीशन होना चाहिए, पर कंपटीशन में ऐसा ना हो कि किसी को हम लोग इस तरह से टॉर्चर करें जिससे उसका बिजनेस तो डाउन हो, साथ साथ में उसका घर परिवार भी डाउन हो जाए। बिजनेस तो डूबा साथ में घर परिवार की स्थिति डाउन चली जाए। बिजनेस तो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, दिन बाय दिन रेवेन्यू प्रॉफिट गिर रहा है और साथ साथ में घर परिवार में बीमारियां और मेंटल इशू भी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आज की जो कहानी है वो इसी पे आधारित है। तो स्टार्टिंग करने से पहले जो भी जाति धर्म जगह का मैं नाम यूज कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं किसी जो कहानी में आधारित है मैं वो बता रहा हूं, जो रियल इंसिडेंट है मैं वो बता रहा हूं। ये किसी के दिल दिमाग पे ना बैठे कि मैं किसी को अपमानित कर रहा हूं या किसी की मैं अवहेलना कर रहा हूं। अगर ऐसा लगता है मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, पर मेरा इसमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो एक कहानी है झारखंड के एक परिवार की। ये कहानी है एक जगह जहाँ का नाम है सिमडेगा। तो मेरा और इस परिवार से कैसा कनेक्शन हुआ था, बात है 2023 जुलाई मंथ की, जब मैं अपने लिए एक लड़की को सर्च कर रहा था मैट्रिमोनी साइट पे, जैसे होता है ना शादी.com और जीवनसाथी.com। इसमें मैंने काफी लड़कियां देखी, बहुत सी लड़कियों को मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी और कुछ दिल्ली की थी, कुछ अदर स्टेट की थी। तो मैं रिक्वेस्ट सेंड करता था कि जिससे सामने वाले से मुझे अच्छी वाइब मैच हो सके और मैं ये देख सकूं कि सामने वाले से मेरी कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैचअप हो रही है शादी के लिए। तो पहला मेरा ये था कि मैं दिल्ली में ही लड़की देखूं, बट बाद में ऐसा लगा कि नहीं, दिल्ली से अदर स्टेट भी देखना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे स्टेट आ गए थे, दिल्ली भी थी, यूपी भी था, बिहार भी था, झारखंड भी था और वेस्ट बंगाल भी था। तो ऐसी मैंने रिक्वेस्ट सेंड हो गई एक झारखंड की लड़की पे जो रांची की थी। और उसको जब मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी रैंडमली, क्योंकि मैं लड़की देखता था कि लड़की की एजुकेशन क्या है और लड़की का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मैं इसको देख के करता था। इसमें कोई अमीर गरीब देख के नहीं करता था या उनका हाई प्रोफाइल देख के नहीं करता था, बस मैं एजुकेशन और जो उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है उन्हीं देख के मैं करता था। तो वहां से अप्रूवल आने के संग उस लड़की का शाम को मेरे पे मैसेज भी आता है। यह बात है 15 जुलाई शाम की बात है, शाम 7 बजे की बात है। तो उस लड़की का कहीं ना कहीं मैसेज आता है, तो हमारी और उसकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो उसने अपना नाम बताया और उसने ये भी बताया था कि मैं रांची में एक फेमस जगह में रहती हूँ जिसका नाम है अरगोड़ा। और अरगोड़ा में उस फैमिली का, जिस फैमिली से लड़की आती है, उस फैमिली का काफी अच्छा नाम था और रुतबा भी था। नाम इसमें था कि फादर का एक अच्छा बिजनेस था, एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और उस लड़की के 3 भाई थे। बड़ा भाई वो इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था। दूसरा भाई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा था किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, और तीसरा भाई कहीं ना कहीं एक एथलीट था जो बॉक्सिंग करता था। तो उस लड़की ने पूरा बताया अपने बारे में कि मेरे 3 भाई हैं, मेरे मदर फादर हैं और घर में 2 उसके पेट भी थे, 2 डॉगी थे उसके। और वो लड़की थी, वो साथ साथ में ट्यूशन करती थी और साथ साथ में अपने पापा का बिजनेस में हाथ भी बढ़ाती थी। तो बात धीरे धीरे स्टार्ट हुई। तो मेरी और उसकी बातचीत ऐसे स्टार्ट हुई कि हम लोग एक दूसरे को वो समझ ही रहे थे। उस लड़की का कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा अटैचमेंट हो गया था, पर मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि पहले अटैचमेंट से पहले ये समझना चाहिए कि लड़की वाइफ मटेरियल है कि नहीं। जो चीज हम ऊपर देखना चाहते हैं वो ऊपर ना देख के हम इसके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। अगर आगे जाके कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सामने वाला पार्टनर जो है वो कैसे डील करेगा, कैसे टैकल करेगा उस टाइम पे। तो मैं यही चीज नोटिस कर रहा था, पर वो मैं जब भी उससे क्वेश्चन करता था वो हर चीज में यस का आंसर करती थी। और यस में मुझे ये लगता था कि लड़की हर चीज में यस तो कर रही है, कल को कोई दिक्कत ना बैठ जाए या दिक्कत परेशानी कुछ ना आ जाए। एक समय ऐसा आया जहां मेरी और उसकी बात होते होते 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के साथ ही साथ मैंने अपने बारे में फिर वहां पे बताया उसको प्रॉपर तरीके से कि एक मैं ओकल मास्टर हूँ,
और मैं कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी से डील करता हूँ। जिन पे चीजें होती हैं उनको मैं वेद शास्त्र पुराणों के दिए गए जो मंत्र हैं, जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, उनके द्वारा ठीक करता हूँ, या फिर उनको मैं ऐसी जगह भेज देता हूँ जहां पे इन चीजों का क्योर होता है या वहां पे जाके इन चीजों का ठीक होता है। तो उस लड़की का रिएक्शन ऐसा हो गया जैसे मैंने उसको ऐसा कोई चीज बता दी जिससे उस पर पहाड़ गिर गया। तो उसका रिएक्शन को शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लड़की धार्मिक थी, पर इतनी धार्मिक नहीं थी जितना मैं ढूंढ रहा था कि लड़की स्पिरिचुअल हो, पर उस लेवल की स्पिरिचुअल हो कि जो मुझे समझ सके। क्योंकि लोग कहते तो हम स्पिरिचुअल हैं, लड़की लड़का दोनों बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, पर वो जब रियल लाइफ में स्पिरिचुअल होते हैं वो समझ नहीं पाते कि स्पिरिचुअल किस टाइप से हैं ये। तो यही उस लड़की का रिएक्शन आया था जब मैंने उसको प्रॉपर तरीके से बताई थी हर चीजों के बारे में। पर उसने उसके बाद भी मुझे लगा कि इसका रिएक्शन नो हो जाएगा और हमारी और उसकी बातचीत कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बात करना कंटिन्यू रखा और कंटिन्यू होते होते ऐसा समय बीतने लगा जहां 1 महीना हो गया था, तो उससे 15 दिन और भी ऊपर हो गए थे, मतलब 1.5 महीना हो गया था हम लोगों को बात करते करते। तो मेरे धीरे धीरे क्या ऐसा होता था, जब मैं बात करता था तो मेरी बातें जो होती थी वो कहीं ना कहीं धार्मिक और वेद शास्त्र पुराणों से हुई होती थी कि मुझे इसके बारे में बात करनी है। तो वो लड़की कहीं ना कहीं इन चीजों को सुन के चिढ़ जाती थी, क्योंकि वो उसको लगता था कि जो नॉर्मल इंसान है वैसी बातें करें। बट मेरा जो हॉबीज थी जिसमें पूरे दिन अपना टाइम यूज करता था वो यही था, जितना मेरा जो ऑलमोस्ट जो टाइम था वो इसी में रहता था, मंत्रों में, वेद शास्त्रों में, मेडिटेशन में। तो मेरे मुंह से यही बातें निकलती थी, वो बातें निकल नहीं पाती थी। तो उसके मुंह से एक दिन ये निकला कि आप ना मेरी भाभी से बात करिए। मैं ये बताना भी भूल गया था कि इन 3 भाइयों में से खाली एक की शादी हुई थी, सबसे बड़े थे, जो इंजीनियर थे, उनकी ही शादी हुई थी और उनकी ही वाइफ की ये बात हो रही है कि आप मेरी भाभी से बात करिए, आपकी और उनकी खूब बैठेगी, क्योंकि वो भी धार्मिक है, वो भी गीता वेद शास्त्रों की बात करती हैं और आप भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी और उनकी अच्छा बॉन्ड मैचअप होगा आपका। मैंने कहा, हंसते हुए मैंने भी कह दिया, हाँ क्यों नहीं, मैं भी बात कराऊं मेरी। तो वहां पे हम लोगों की शाम को थोड़ी अनबन सी हो गई और वहां पे फोन कट हो गया। नेक्स्ट डे जब कॉल आया उसका, तो मैं अपने जॉब के लिए मेट्रो से जा रहा था, तो मैं कालका जी पे था जब उस लड़की का फोन आया। और उस लड़की का फोन आते आते उसने फोन उठा, जब मुझे उसने फोन किया, मैंने वहां से हेलो बोला, तो उस लड़की ने मुझे डायरेक्ट ही किसी और से बात करा दी, और जिससे वो बात कराई थी वो और कोई नहीं, उसकी भाभी थी। ये वही भाभी है जिसके मायके में ये दिक्कत थी, और यहीं से वो कहानी स्टार्ट होती है जब उस घर से और मेरा कनेक्शन हुआ था। और उस घर परिवार में वो दिक्कत आई थी जो मैं बताऊंगा तो आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे और बहुत चक्के रह जाओगे आप लोग। तो वहां पे उसकी जब भाभी से मेरी बात हुई तो उसकी भाभी का रिएक्शन था कि राधे राधे, आप कैसे हैं? तो मैंने बोल दिया, राधे राधे, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? तो वहां पे हमारी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बात स्टार्ट हुई। तो उन्होंने ये बताया कि ये ना, मतलब जिस लड़की से मैं बात करता हूँ, कि ये ना आपकी बहुत तारीफ करती है और ये भी बताती है कि इनको ऐसी नॉलेज है, इनको जोशी की नॉलेज है, जिन लोगों को दिक्कत होती है उन लोगों को वो ठीक भी करते हैं, और उन लोगों को ऐसी जगह बताते हैं जहां पे जाके धार्मिक स्थल है, जहां पे जाके इन चीजों का कहीं ना कहीं निवारण हो जाता है। तो मैंने कहा, हाँ ये मेरा मतलब मेरी हॉबी है, जिससे मैं किसी ना किसी तरह से किसी लोगों को ठीक कर सकूं, उनको हील कर सकूं। तो उनकी भाभी ने कहा, चलिए ठीक है, आप इनसे बात करिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं आपका नंबर इससे लेके आपसे बात कर सकती हूँ जब मुझे दिक्कत लगे? तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे धीरे धीरे क्या हुआ, 1-2 दिन बाद उन भाभी का मेरे पे कॉल आता था। जब मैं कभी फ्री हुआ या कभी मैं बिजी हुआ तो उनका फोन कहीं ना कहीं मेरे पास आ जाता था, पर मैं बोल देता था जब मैं बिजी होता था कि मैं बिजी हूं, मैं बाद में कॉल करूंगा आपको, या जब मैं फ्री होता था तो उनसे मैं बात कर लेता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मैं उस लड़की से बात करता था, उन भाभी से बात करता था, पर उन भाभी से बात करते करते कभी कभी वो ये पूछती थी कि अनुभव, घर में कोई ऐसी दिक्कत हो, पुरानी हो, टोटका या कुछ ऐसा करवा दिया है जिससे घर परिवार में दिक्कत आ सकती है? मैंने कहा, हाँ भाभी आ सकती है, पर ये देखना होगा कि करवाया किस लेवल का है, करवाया उसके बिजनेस पे है, उसके फैमिली पे है, किसी पार्टिकुलर
इस इंसान पे कराया है, क्योंकि करवाने का तरीका क्या है, किस वे में कराया है, बर्बादी चाहता है, क्या चाहता है, क्या है। तो ये होना चाहिए कि मोटिव कि उसने करवाया किस लेवल। तो मुझे वहां कुछ समझ में ऐसा आया कि भाभी कहीं ना कहीं किसी चीज को अपने मन में दबा के बैठी है, जो कहीं ना कहीं उजागर नहीं करना चाहती। और साथ ही साथ में वो ये बोलती थी कि जिस घर में हमारी शादी होके आई है, इस घर में भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि 3 भाइयों में से एक की शादी हुई है और बड़े भाई की शादी को 15 साल हो गए हैं और उनके घर में कोई भी बेबी नहीं हुआ था, कोई भी संतान पैदा नहीं हो पाई थी। और मैंने लास्ट वीडियो में यही बता चुका हूं, जिस घर में अगर संतान ना हो रही हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि घर में पितृदोष है, क्योंकि उनके सारे मेडिकल जो भी टेस्ट होने सब कुछ ओके आया था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। और साथ साथ में 2 भाई रह गए थे जो उनकी एज भी हो गई थी, शादी नहीं हो पाई थी। और साथ ही साथ में उस लड़की की एक ऐसी बुआ थी जो शादी होने के 1 हफ्ते बाद ही अपने मायके में आ गई थी। कहने का मतलब है उस लड़की के घर में ही रहती थी उसकी बुआ, सगी बुआ, और उनकी शादी को 45 साल हो गए थे, ना उनका बेबी था और ना ही उनके हस्बैंड थे। कहने का मतलब है उस लड़की के ना फूफा थे, तो ना उनकी संतान थी ना उनका वंश था। तो एक तरह से यह भी हो सकता है कि उनकी जो बुआ थी वो कहीं ना कहीं तरह से पितृ बन के बैठी है उस घर के अंदर, मुझे तो यही लगता है। तो धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई, चलती गई। कुछ 15-20 दिन बाद भाभी का सडनली कॉल आता है मेरे पास कि अनुभव, तो उनका यह आया था कि आज हम अपने मायके जा रहे हैं और मायके जाके मैं आपसे किसी की बात कराऊंगी, तो आप प्लीज उनसे बात कर लीजिएगा मेरे खातिर। तो मुझे लगा नॉर्मली बात करनी होगी, जैसे मैं इनसे बात करता हूँ, उस लड़की से बात करता हूँ, तो इनसे भी बात कर लूंगा, क्योंकि मेरे और उस लड़की के घर तक बात चली गई थी शादी के लिए, और हम लोग की फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई थी इन चीजों में, तो इतना कोई इशू आया नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जब अपने आप मायके पहुंच जाएंगे या घर पहुंच जाएंगे तब आप मेरी बात करा देना। और रांची से जहां उनका मायका था, जहां उनका घर था उनकी मदर का, उस जगह का नाम था सिमडेगा। वो अप्रोक्स 5 से 6 घंटे के डिस्टेंस पे था। जो उसका डिस्टेंस था रांची का और सिमडेगा का, वो 5 से 6 घंटे की ट्रैवलिंग का था। तो मैंने कहा ठीक है, आप पहुंचेगा तो मेरी बात कराइएगा। तो जैसे ही वो वहां से पहुंची 5-6 घंटे बाद, तो उनका पहले मेरे पे मैसेज आया व्हाट्सएप पे, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूं और क्या अभी आप फ्री हैं? तो मैंने कहा मैं फ्री हूं, आप मुझसे बात कर सकती हैं। तो वहां से प्रॉपर कॉल आई थी और कॉल मैंने पिक की, और कॉल पिक होने के बाद उन्होंने डायरेक्ट ही भाभी ने अपने भाई से बात कराई, जो उनके सगे भाई है उनसे बात कराई। और उनके भाई ने बात करते ही ये बोला कि आपसे हमें कुछ क्वेश्चन जानने हैं और क्या आप हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? हम बहुत ज्यादा ही परेशान हैं और कई जगह दिखा लिया पर कोई भी असर नहीं आ रहा है। तो मैंने पहले ये सोचा कि इन लोगों ने परेशानी तो बताई नहीं, बीमारी तो बताई नहीं, सीधा इलाज के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, शुरू से बताइए, दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है आप लोगों को। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो दुकान है वो एक तरह से बाइक के स्पेयर पार्ट्स की है, और जो सर्विस के जो मटेरियल मिलते हैं जैसे ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल वगैरह, इस चीज की हमारी शॉप है। और ये शॉप 2 पीढ़ी पुरानी है। मेरे फादर भी रन करते थे, फादर नहीं है, आज हम लोग रन कर रहे हैं। और हमारा जो बिजनेस है काफी अच्छा है, आसपास के जगह में हमारे से ही लोग सामान लेके जाते हैं, और हमारे आसपास कोई कंपटीशन भी नहीं था। कुछ दुकानें थी पर सबसे फेमस हमारी ही दुकान थी हमारे एरिया में। मैंने कहा अच्छा फिर क्या है? तो उन्होंने कहा है आज से 1 साल पहले एक इंसान ने एक अपनी दुकान का उद्घाटन किया जो कहीं ना कहीं मुस्लिम फैमिली से आता है। तो मैंने कहा फैमिली ये मैटर नहीं करती कि हिंदू है मुसलमान है, इंसान इंसान होता है। मैंने ये बोलना की कोशिश की पर मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में या कुछ जगह ऐसी हैं, सिटी है, जहां आज भी धारणा इंसान के लिए धर्म पे है, इंसानियत पे नहीं है। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने बताया था कि जब से वो इंसान आया, स्टार्टिंग में उसकी दुकान इतनी अच्छी चलती नहीं थी, क्योंकि उसने ये देखा था कि हमारी दुकान बहुत अच्छी तरह चल रही है,
सारी भीड़, सारे कस्टमर हमारे पे आ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जिसने वो दुकान खोली थी, उस इंसान ने, चलो उस इंसान को हम करीम बोल सकते हैं, उस इंसान जिस करीम की जो दुकान थी, उसकी कहीं ना कहीं कभी कभी एक प्रोडक्ट नहीं बिकता था, एक नट बोल्ट भी नहीं बिकता था। वो सुबह जैसे आया शाम को वैसे ही चला गया, मतलब गले में एक सिक्का नहीं आया, ऐसा उसका कभी कभी दिन बीतता था। तो उसके दिल दिमाग में कहीं कहीं ऐसा दिमाग में फितूर बैठा कि मुझे अपना बिजनेस कैसे ना कैसे करके इस एरिया में फेमस करना है। तो हमें लगा चलो कोई नहीं, कंपटीशन है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले क्या करता था कि वो ना पहले ही जो भी कोई आता था उसकी दुकान हमारे से पहले थी, मतलब कोई भी मार्केट में एंट्री करता था तो पहले दुकान उसकी पड़ती थी। तो सबको रोक रोक के ना बोलता था कि हमारी दुकान है, आप हमसे खरीद लीजिए, हम आपको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे और जो वो प्राइस दे रहे हैं उससे कम प्राइस भी दे देंगे, हमारी अच्छी क्वालिटी है। तो हमें लगा कोई बात नहीं, नया इंसान ने दुकान खोली है, इसका घर परिवार होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, चलो इसका भी कहीं ना कहीं भला उद्धार हो जाए। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जो कस्टमर को रोकता था वो सामान लेके जाते थे, बट वो जो उस तरह का प्रोडक्ट हमारे पे बिकता था या हमारी जो क्वालिटी थी वो उसकी नहीं थी। धीरे धीरे उसका सेल बढ़ी, बट फिर कहीं ऐसा हुआ सारे कस्टमर हमारे पास आने लग गए। तो उसके दिल दिमाग में ये फितूर बैठ गया कि ये लोग मेरे लिए भड़का रहे हैं, मतलब उस करीम के लिए ये लोग भड़का रहे हैं कि इस करीम की दुकान में मत जाइए, इस करीम की दुकान पे कोई ना कोई दिक्कत है जो खराब माल बेचता है। उसके दिल दिमाग में फितूर आ गया था कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं सारे कस्टमर को मेरे लिए मेरे दुकान के लिए भड़का दिया है। तो उसके दिल दिमाग में ये आया है कि इसने कुछ करवा तो नहीं दिया है। उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई थी। तो मैंने ये पूछा, और अगर जो दिक्कत है, दुकान के ऊपर दिक्कत है, वो कैसी दिक्कत है? तो उन्होंने बताई कि हमारे यहाँ कस्टमर आके और वापिस चला जाता है, सामान दिखाते हैं, कस्टमर मना कर देता है, और पैसा आ भी रहा है तो दिख नहीं रहा है पैसा कहाँ जा रहा है, सेल होती भी है तो दिख नहीं रहा है, और पैसा दिखता है कभी कभी तो घर में बीमारी में, किसी की मेंटल इशू में, मतलब घर में ऐसी दिक्कत है कि पैसा आता है और चला जाता है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं घर में किसको दिक्कत है? तो उन्होंने कहा है कि मेरी लड़की को दिक्कत है कि उसको ना रात में सपने आते हैं डरावने, और मेंटली डिस्टर्ब रहती है वो। तो और हालांकि क्या हुआ था, उनकी जो लड़की है वो कहीं ना कहीं हॉस्टल में रहती थी, पर कुछ दिनों से वो घर आई हुई थी, किसी शायद से फेस्टिवल चल रहे तो घर आई हुई थी। तो मैंने कहा उनसे मेरी बात कराइए। तो जैसे ही मैंने उनकी लड़की से बात करी, भाभी की भतीजी से, और जो उनकी भाई की लड़की से जैसे मैंने बात स्टार्ट करी, तो मैंने उनका पहले नाम पूछा, नाम के संग से डीओबी पूछी, और उनके फादर मदर का नाम पूछा। नाम पूछते ही जो गुरुजी ने मंत्र दे रखे थे उनको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आंखें बंद की और ध्यान में गया। ध्यान में जाते जब मुझे पता लगा तो मैंने उनके बारे में बहुत चीजें बताई, और जैसे जैसे मैं चीजें बता रहा था उस लड़की की कहीं ना कहीं आवाज बिल्कुल जो बोल रही थी वो शांत हो गई, वो उसने बोलना बंद कर दिया, आवाज मेरी जा रही थी और वहां से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, वो हर चीज में यही बोल रही थी, जी हाँ जी हाँ। और बताते बताते मैंने ये भी बताया था, कुछ पर्सनल चीजें थी जो मैंने बताई, तो मैंने स्टार्ट किया उसकी पास्ट लाइफ से बताना, पास्ट से मैं धीरे धीरे प्रेजेंट पे आया, प्रेजेंट के बाद उन्होंने कहा फ्यूचर बताइए। तो मैंने ये कहा है फ्यूचर कोई भी अपना चेंज कर सकता है, फ्यूचर किसी का भी निर्धारित नहीं है, फ्यूचर किसी का भी ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही हो, क्योंकि गीता में हर चीजों में लिखा है आप अपने कर्म से फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बताया, फिर प्रॉपर तरीके से मैंने यही बताया, जब भी आप, फिर मैंने बताया आपको एक सपना ऐसा आया जिसमें आपको लगा है किसी ने आपको पहाड़ से धक्का मारा है और आप नीचे जा रहे हो, और नीचे जब जा रहे हो तो नीचे बहुत सारे इंसान खड़े हैं जो अजीब से हैं। तो वो लड़की वहां पे बिल्कुल चुप हो गई और उसने ये बोला कि आपको कैसे पता चला कि मुझे किसी ने धक्का मारा है और बहुत से लोग नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस लड़की का ये रिएक्शन सुन के मैं भी चुप हो गया, क्योंकि मुझे पता लग चुका था इस पे कहीं ना कहीं कुछ ऊपरी हवा का साया है। तो मैंने कहा आपको जब भी दिक्कत लगे, तो मैंने उसको कुछ बताया था, मैंने ये कर लेना वो दिक्कत नहीं होगी आपको, और कुछ मैंने ये भी बताया था कि आप ये खा लेना तो आपकी कहीं ना कहीं हेल्दी बनना स्टार्ट होगी और आपका माइंड भी शांत रहेगा। फिर मैंने कहा आप जाके मैंने पापा से बात कराइए। जब उनके पापा से मैंने बात करी और पापा ने जब पूछा कि
आप बता सकते हैं कि कुछ है कि नहीं। उसके उनके पापा का मतलब भाभी के जो भाई का कुछ मुझे ऐसा लगा वो दो नाव पे सवार हैं। वो कहीं ना कहीं विश्वास करते थे और कहीं ना कहीं समझते थे ये अंधविश्वास है। पर तब भी मैंने भाभी के कहने पे जब उन्होंने चीजें बताई, मैंने उनका नाम पूछा, उनके भाई का नाम पूछा, उनके फादर मदर का नाम पूछा और डीओबी पूछी। तो जैसी मैं डीओबी पूछी, फिर मैंने मंत्र को चैंटिंग किया, मेडिटेशन किया, ध्यान में गया, तब मुझे पता लगा कि उस इंसान ने कोई दो एंटिटी को छोड़ रखा है। और उसने जो उनकी जो दुकान थी, जो उन भाभी की भैया की दुकान थी, उसके सामने एक पेड़ था और उस नीम के पेड़ पे ऐसी जगह पे उसने कुछ करवा रखा था जो कोई समझ नहीं सकता था कि इसने यहाँ कुछ करवा रखा। तो जैसे ही मैं ध्यान से हटा तो मैंने कहा, आपकी दुकान के सामने एक पेड़ है। उसने कहा है। मैंने कहा उस पेड़ पे देखना, कुछ ऐसी चीज तुम्हें दिखेगी जो बहुत ज्यादा अटपटी सी और बहुत ज्यादा अजीब लगेगी आपको, पर आपको उसको छूना नहीं है, आपको बस देखना है वहां पे ऐसी कोई चीज है कि नहीं है। मुझे तो पता लग गया था वहां पे कोई चीज है, पर मैंने उनसे ये बोला था कि आप बस चेक करना, उसे छूना मत। और उन्होंने वही गलती कर दी जो मैंने बोली थी कि छूना मत, और उन्होंने उस चीज को छू लिया। और छूने के बाद जो दिक्कत आई मैं वो बताऊंगा। पहले दिक्कत चल रही थी, घर के अंदर की दुकानदारी कम थी और सेल डाउन हो रही थी, और उस घर में इतने मतलब कहीं ना कहीं अच्छा काम था, तो घर में नौकर चाकर थे, दुकान में नौकर चाकर थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि दुकान के जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्कर थे, वो तो चले गए, साथ में घर पे भी जो घर में मेड लगी थी वो सब चले गए। और उन्हें जब ताबीज छुआ तो इतनी बड़ी दिक्कत आई कि मेरे साथ में मेरे को अपने गुरुजी को साथ में लेके आना पड़ा, क्योंकि मैटर ही इतना बिगड़ गया था। वो दो एंटिटी क्या थी और उस चीज को छूने से उनको क्या दिक्कत आई? अगर आप में से कोई हिंट दे सकता है तो कमेंट में बताइएगा, और मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मेरे गुरुजी ने क्यों बोला था कि इस मैटर को तुम डील नहीं करोगे। हालांकि उन्होंने मुझे आज तक मना नहीं किया, कितनी भी बड़ी चीज हो या कितनी बड़ी भी गंदी से गंदी चीज है, कितनी भी बड़ी चीज हो, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें दिक्कत आएगी। और उन्होंने वहां फर्स्ट टाइम बोला था कि अभी तुम यहाँ पे डील मत करो, कोई ऐसी दिक्कत है जो तुम ठीक नहीं कर पाओगे। क्यों गुरुजी ने मुझे मना किया था तुम यहां से हट जाओ? और क्या वो चीज थी जिसको छूने से उनकी इतनी तबीयत, उनकी जान को आफत आ गई थी? और वो चीज क्या ऐसी थी जो मैं समझ नहीं पाया कि गुरुजी ने बोला था कि तुम यहां से पीछे हट जाओ? ये कुछ तीन चीज ऐसी गुत्थी में उलझ गई थी जो मुझे जानना था, और गुरुजी ने जब मैंने पूछी और उन्होंने बताई नहीं, पर मेरे बहुत मनाने के बाद गुरुजी ने मुझे पूरा बताया था उस घर में दिक्कत थी क्या। और ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर दिक्कत जो थी ऐसी दिक्कत थी जो कोई समझ नहीं पाया कि दिक्कत वो अभी से नहीं, इनकी 3 पीढ़ी से चली आ रही हो दिक्कत। और मैं 1000 के बहुत करीब हूं। अब आप लोग की इच्छा है कि मुझे कितना सपोर्ट करना चाहते हो, कितना आगे बढ़ाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो मेरे जीमेल और व्हाट्सएप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। आप मुझसे व्हाट्सएप या जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत है, इशू मुझसे पूछ सकते हैं। बट मैं प्रसाद के पैसे लेता हूं, और प्रसाद के तौर पर ही प्रसाद चढ़ाता हूं जो आप लोग मुझसे पूछते हैं, और मैं फालतू पैसे नहीं लेता हूं, ना किसी को ठगता हूं। सो आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट, कोई फेक नहीं है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।